हाय दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे आवास फाइनेंस की। तो इस कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। इन्होंने फ्राइडे के दिन अनाउस किया था। तो हम देखें इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। वैसे तो आपने आमतौर पर देख लिया होगा, बट हम इस वीडियो में मोस्टली डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा कर सकता है, या बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपने ऑलरेडी कर रखा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये वीडियो कोई ऐसे बाय एंड का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं हम इस कंपनी के रिजल्ट के साथ में। सर, इस कंपनी के रिजल्ट देखें तो अगर आप रिजल्ट देखो, इस कंपनी जो सेल्स है यानी कंपनी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 17% से बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 8% से बढ़ा है। मतलब उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट नहीं बढ़े हैं जितने कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। मतलब ये उसके बाद हम देखें तो कंपनी ने ओवरऑल तो अच्छा ग्रोथ दिया है, क्योंकि अगर आप इसे हम क्वार्टरली से चेक करें तो आप देखो तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है कभी भी घटा नहीं है। आप पिछले 12 क्वार्टर में देखो तो आप यहाँ पे देखो तो इस कंपनी के जो रेवेन्यू है, मतलब यहाँ एक जगह घटेगा, बट बाकी जगह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी के रेवेन्यू घटे हो या कंपनी प्रॉफिट घटे हो। अगर आप इसके प्रॉफिट लॉस ईयरली देखो तो लास्ट 10 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस कंपनी के प्रॉफिट जो है या रेवेन्यू घटे हों। अब तो 2014 में कंपनी सिर्फ 54 करोड़ का रेवेन्यू करती थी और आज 2300 करोड़ का रेवेन्यू करती है। और प्रॉफिट की बात करें तब देखो प्रॉफिट पहले 6 करोड़, 19, 23 और 33, 57, 93, 126, 250, 290, 350, 450, करीब 500 और अभी 524 करोड़। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट पिछले 10 साल में कभी घटा नहीं, कभी इसका 10 साल में इसका रेवेन्यू नहीं घटा। तो इस कंपनी के रिजल्ट एक्चुअली में आए क्या है और हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आप रिजल्ट को हम और थोड़ा डिटेल में देखें तो अगर हम किसी कंपनी की जो बात होती है, एक उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो अगर मैं इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन नजर डालूं तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो थोड़ा सा घटा है। मतलब पहले इनका 7.91% था, जो अभी थोड़ा सा घट के 7.64% हुआ है। लेकिन 27 बेसिस पॉइंट से इनका जो निम है वो घटा है। हालांकि मैनेजेबल है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। आर इनका इंप्रूव हुआ है, जो आर है वो भी इंप्रूव हुआ है। तो एक्सेस कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें कि अभी ये स्टॉक इतना डाउन क्यों है, मतलब अभी एक साल में तो इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिया। इनफैक्ट पिछले करीब 2-3 मंथ के अंदर ये स्टॉक करीब 16-17 के आसपास में था और अभी 2000 के ऊपर चला गया है। तो कंपनी ने ठीक ठाक रिकवरी दी है। बात क्या है, जो रिकवरी सस्टेनेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कंपनी का बिजनेस देखना पड़ेगा। तो पहले मेरे डिस्कस करना पड़ेगा ये जो स्टॉक पहले कभी 3300 पे था वो 1300-1400 पे आ गया था। उसके पीछे कारण क्या थे। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ मिली 5 रीजन थे। पहले तो जब कंपनी जब 33 इसका प्राइस था तो उसका प्राइस टू बुक 10 पे था। इवन HDFC बैंक जैसा बेहतरीन स्टॉक, मतलब बढ़िया बिजनेस भी 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, बट आवाज उस टाइम 12 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा था। कंपनी का पी रेशियो भी करीब आई थिंक 90-100 के आसपास में था। कंपनी के जो फाउंडिंग मेंबर थे, जिनको कंपनी के CEO थे सुशील अग्रवाल, उनको कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि ऐसा बोला कि वो उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं जितना इन्वेस्टर चाहते थे। तीसरा रीजन था कि जो कंपनी के जो प्राइवेट इक्विटी फर्म थे, प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होती है कि जब कंपनी बहुत छोटी होती है तो ये लोग उस टाइम में जाकर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जब एक बार लिस्ट हो जाती है कंपनी तो ये लोग अपना बेच के वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हो क्या रहा था, ये जो प्राइवेट इक्विटी वाले थे ये लोग लगातार बेचते थे। कंपनी के शेयर जैसे थोड़े से ऊपर जाते थे ये लोग बेच देते थे, ये बार बार सप्लाई क्रिएट कर देते थे। इस वजह से कंपनी जो शेयर प्राइस है लगातार घट जाता था। इसके अलावा क्या था कि पहले आवास क्या था, आज से 2-3 साल पहले आवास एकमात्र लिस्टेड स्टॉक था कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो उस टाइम मान लो किसी को हाउसिंग फाइनेंस के अंदर स्टॉक इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे है, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूँ। तो आवास प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा स्टॉक था उस टाइम पे। तो मैंने अपने 100 रुपये आवास के अंदर लगा दिए। बट बाद में क्या हुआ कि और भी कंपनी आ गई, जैसे होम फर्स्ट, एप्टस, आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो अब मेरे पास लेट से 100 रुपये था, तो मैं सोचा यार मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। मैं 100 रुपये आवास में लगाने के बजाय 40 रुपये लगाता हूँ, फिर 40 रुपये होम फर्स्ट में लगा देता हूँ, 10 रुपये आधार में लगा देता हूँ। मतलब हम हाउसिंग फाइनेंस में डाइवर्सिफिकेशन कर लें। या जो नए लोग आते हैं वो भी, कई लोग अब आवास नहीं पसंद आएगा, वो लोग सोचे होम फर्स्ट में लगाते हैं, तो एक लिक्विडिटी थी वो भी कम हो गई थी। तो ये मेनली गिरने के रीजन थे। और एक जो सेंटिमेंट तो था ही, मतलब ओवरऑल जो हाउसिंग फाइनेंस था, जो NBFC सेक्टर था, RBI की जो रेपो रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन उतने तरीके से इंप्रूव नहीं हुआ जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा था। हालांकि जो लास्ट 2-3 साल थे वो NBFC के लिए बहुत ही खराब थे, बट उसके बावजूद भी आवास या इनफैक्ट होम फर्स्ट या बाकी जो कंपनी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस कंपनी के बिजनेस में दम तो है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मुझे याद आ गया कि ये जो स्टॉक है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जब कोई भी स्टॉक किसी व्यक्ति के निजी पोर्टफोलियो में होता है
तो वहाँ पे एक रिस्क होता है कि मैं इस स्टॉक पर बायस हो जाऊँगा। तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे ये स्टॉक मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं मेरे पास कोई 1800 प्राइस पे मैं 360 स्टॉक लिए हैं आवास के। तो ये स्टॉक इनफैक्ट मैं 2 साल कंपनी में लॉस में ही था, अभी उस टाइम पहले मैं प्रॉफिट के अंदर आया हूँ और मैं प्रॉफिट में थोड़ा सा ज़्यादा था। अभी जो रिजल्ट आए थे तो मार्केट एक्सपेक्टेशन में थोड़े से कम थे, तब हम देखा पिछले 2-3 दिन के अंदर जो आवास का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं बट 5-6% नीचे आ गया है एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद में, जो कि आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें हम इस सेक्टर की, क्या इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ है या नहीं है, तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। और हम कंपेयर करें कि इस सेक्टर के अंदर और कौन सी बड़ी कंपनी है, तो जो इस सेक्टर जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड। तो एचडीएफसी लिमिटेड जो स्टॉक है वो पहले लिस्ट हुआ करता था, बाद में वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हो गया। तो जब एचडीएफसी लिमिटेड जब मर्ज नहीं हुआ था उस टाइम उसका मार्केट 5 लाख करोड़ का था। आवास का अभी प्रेजेंट टाइम मार्केट कैप करीब 15,000 करोड़ के आसपास में है, तो आवास उससे काफ़ी छोटी कंपनी है। तो हम ये बोल सकते हैं ये सेक्टर अपने आप में तो बड़ा है, और क्या ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी है या नहीं है, तो वो देखने के लिए आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि आप जब भी किसी मेट्रो सिटी से बाहर निकलते हो तो आप आउटर में जाके देखेंगे तो आपको देखिए इंडिया में मैक्सिमम जो घर है ना अभी भी कच्चे मकान है ना, ईंट का मकान है, उसका प्लास्टर नहीं हो रखा है, पेंट नहीं हो रखा है। जिसके बाद एक घर है उनको 2 चाहिए, जिसके बाद 2 है उनको 4 चाहिए। तो घर की डिमांड कभी नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। और जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो भी अल्टीमेटली स्टॉक बेच के जो पैसा आएगा उससे वो घर ही बनाएंगे। तो घर का डिमांड कभी कम नहीं होगा। और ये जो हाउसिंग सेक्टर है, खास जो लोअर इनकम ग्रुप है उनका एक सपना है कि भाई हमें घर होना चाहिए। तो और जो बड़े बैंक होते हैं वो छोटे अमाउंट को लोन नहीं देना चाहते। जैसे अगर आप आवास का जो एवरेज टिकट साइज है कि जो लोन देते हैं वो कितना अमाउंट का देते हैं, तो इनका एवरेज है वो 9.6 लाख है। मतलब ये लोग किसी को 20 लाख का भी लोन देते होंगे, किसी को 5 लाख का भी देते होंगे, किसी को 2 लाख का भी देते होंगे, बट जो एवरेज है वो करीब 9.6 मतलब करीब 10 लाख के अराउंड है। तो ये छोटे अमाउंट का लोन होता है। तो आमतौर पर जो लोग जो आमतौर जैसे छोटे व्यापारी हैं या फिर जो जिनकी इनकम कम है वो लोग इस टाइप से कंपनी से लोन लेते हैं। तो ये जो सेक्टर है अपने आप में ग्रोइंग सेक्टर है और आने वाले टाइम में ये सेक्टर अच्छा करने की उम्मीद है। और जो अगर मतलब एक चीज़ आप देख सकते हो, जो लास्ट 2-3 साल थे वो एनबीएफसी के लिए काफ़ी खराब सेक्टर था, काफ़ी खराब टाइम था। तो अगर उस टाइम में भी इस टाइप की कंपनी अगर सर्वाइव की है तो आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं कि यार ये कंपनी और अच्छा करने की संभावना है। मेरी गारंटी तो नहीं है बट हाँ संभावना है कि इस टाइप की कंपनी अच्छा कर सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं बायस भी हूँ इस कंपनी को लेकर, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और लास्ट टाइम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि टेक्निकल क्या बोल रहा है इस मामले में। तो हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं एक बार। और इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ये स्टॉक एक ही दिन के अंदर 18% गिर गया था। और मैं मेजर करूँ आपको यहाँ ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, और यहाँ पे मैं उस दिन यहाँ बॉटम तक मेजर करूँ तो देखो ये स्टॉक करीब 17% नीचे आ गया था सिंगल डे में। बट ये दो कैंडल जो ग्रीन कैंडल है मतलब कि नीचे आया बट उसके बाद किसी बड़े आदमी ने इसको खरीदा। तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना वो कोई छोटा इंसान नहीं कर सकता, मेरे आप जैसा नहीं कर सकता। वो कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी होगा, कोई डीआईएज होगा, कोई एफआईआई होगा, उन्होंने खरीदा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो पुराने जो एफआईआई है डीआईएज है उनको ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इस कंपनी के अंदर में। आप देखो ये स्टॉक ने काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई थी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गिरावट आया था, बट उसके बाद इसने यहाँ कॉन्सोलिडेशन दिया और फिर जो इसने एक ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, यहाँ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ सपोर्ट लिया और नीचे आया। बट नीचे आने के बाद ये वापस यहाँ नहीं आया, मतलब 1400 रेंज में नहीं आया, यहीं पे आके इसने कॉन्सोलिडेशन किया। तो अगर यहाँ कॉन्सोलिडेशन किया मतलब ये चीज़ दिखा रहा है कि कंपनी अब स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। और उसके बाद फाइनली यहाँ ब्रेकआउट दिया तो टेक्निकल हिसाब से तो है कि यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, मतलब 1900 के में शायद वापस आ जाए और हो सकता है शायद 1800 तक भी आ सकता है। बट अब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी तो देखिए ठीक ठाक है, बाकी आपके ऊपर है। तो जब हम टेक्निकली डिस्कस किया मैंने तो टेक्निकल हिसाब से 1800 या 1900 तक मतलब आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। बट लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी काफ़ी अच्छा करने की संभावना है, ठीक है। सिर्फ क्योंकि जैसे मैंने बिजनेस कंपनी का अच्छा है, 10 सालों से 12 सालों से कंपनी ने कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं किया है। अभी थोड़े से कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनी के ज़्यादा इससे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं आ पा रही है, बट जैसे ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी कंपनी का स्टॉक और अच्छा करना चाहिए, ऐसी संभावना है। एंड देखिए डेफिनेटली बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।